चौथे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से उनको गाली दिए जाने के मुद्दे को उठा दिया। पीएम आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में थे, जहां पर उन्होंने कहा कि नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ देने की बात कह रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि ये लोग गाली देते हुए तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऊपर किए गए हमलों को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे इन लोगों ने बार बार गाली देने का काम किया। और जब जब प्रधानमंत्री ये बयान उठाते हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं, इससे विपक्ष को नुकसान होता हुआ नजर आता है। ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? तू कौन है? चौथे फेज का चुनावी रण जारी है। बार पलटवार तेज हो गया है और इस चुनाव सीजन में पीएम मोदी को गाली देने का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में थे। मौका संजय राउत के उस बयान का जवाब देने का था जो राउत ने बीते रोज दिया था। राउत ने पीएम को महाराष्ट्र में गाड़ने की धमकी दे डाली थी। राउत का कहना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ और औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ और उसी गुजरात से मोदी और अमित शाह हैं और हमने उसी औरंगजेब को महाराष्ट्र की धरती में गाड़कर कब्र खोदी थी। आज प्रधानमंत्री के पास इस बयान के पलटवार का मौका था। पीएम ने कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना पर चुन चुन कर हमला बोला और कहा कि ये लोग गाली देने के वक्त भी तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? बीते कई चुनाव को देखे तो पता चलता है कि जब जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री को गाली दी, विपक्ष को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब उद्धव गुट के नेता जब अपने ही बयान पर घिरते नजर आए तो क्या सफाई दे रहे हैं, वो बयान भी सुन लीजिए। उसी तरह से मोदी जी और शाह जी उसी तरह से महाराष्ट्र के ऊपर हमले कर रहे हैं, महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं, महाराष्ट्र लूटने की कोशिश करते हैं। उसमें मिर्ची लगने की क्या जरूरत है किसी को? मैंने तो किसी को औरंगजेब नहीं कहा है कि एक विकृति है, एक वृत्ति है। जाहिर तौर पर मोदी को गाली देने का मुद्दा चुनावी मौसम में एक बार फिर गर्म है। इसका असर 13 मई को होने वाले चौथे चरण में कितना पड़ेगा, बाकी के चुनाव चरणों में कितना होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। पीएम मोदी इस तरह के हमलों का जवाब देना जानते हैं, विपक्षियों पर पलटवार करना जानते हैं और जब संजय राउत ने गाली दी तो उसका जवाब पीएम ने अपने अंदाज में दिया। फिर से विपक्ष की तैयारी की गई, जो पिच तैयार की गई थी उस पिच पर पीएम मोदी ने ही गुगली डाल दिया, जिसके बाद अब संजय राउत सफाई देते फिर रहे हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था, विपक्ष पीएम मोदी को गाली देकर हर बार अपना नुकसान करता आया है और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्षी दलों के नेता पीएम मोदी पर कई बार अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। अब जरा कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रखता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हारी। उस साल 8 राज्यों के चुनाव हुए और 7 में कांग्रेस हार गई। अरुणाचल में जीत मिली थी, बाद में कांग्रेस ने अरुणाचल भी गंवा दिया। 2015 में दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस का दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में गठबंधन की सरकार बनी, बाद में टूट गया। 2016 में 5 चुनाव हुए, सिर्फ 1 में कांग्रेस को जीत मिली। 2017 में 7 चुनाव हुए, कांग्रेस को सिर्फ पंजाब में जीत मिली, बाकी 6 में कांग्रेस हार गई। 2018 में 9 चुनाव हुए, कांग्रेस 5 में हार गई। 2019 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस फिर से हारी और 7 राज्यों में इस साल चुनाव हुए, 5 में कांग्रेस हार गई। 2020 में 2 चुनाव हुए, कांग्रेस दोनों हार गई। 2021 में 5 चुनाव हुए, कांग्रेस 4 में हारी। 2022 में 7 चुनाव हुए, कांग्रेस 6 में साफ हो गई। 2023 में 6 चुनाव हुए, कांग्रेस 4 में हारी। और अब सवाल है कि इन बयानों के बाद विपक्षी गठबंधन का क्या होगा, 2024 के नतीजे क्या होंगे,
क्या एक बार फिर से इन बयानों का नुकसान विपक्षी गठबंधन को, इंडिया अलायंस को उठाना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा? लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता अपना ही नुकसान करने पर तुले हुए हैं। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र में थे तो वहीं कांग्रेस के नेता और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। अब यह बयान भी आप सुन लीजिए। जो ओरिजिनल मूर्ती जी आहे रामलल्लाची ती बाजूलाच आहे, नवीन आहे, तर त्याच्यामुळे आम्ही रामलल्लांचा दरबार पण सजवू त्या ठिकाणी आणि शंकराचार्यांच्या हाताने ते आमचे या धर्माचे जे प्रमुख आहेत त्यांच्या हाताने त्याचं शुद्धीकरण करू, कारण त्यांचंच म्हणणं आहे की आम्हाला ही विधी आमच्या धर्मासाठी योग्य नाही, त्यांच्या आई परंपरेने त्यांनी मुंडन केलं नाही, हे त्यांचं म्हणणं आहे, माझं नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे या पद्धतीचं जे काही तिथं झालेल्या घटना आहेत त्या घटनेचं शंकराचार्यांच्या माध्यमातून एक शुद्धीकरण केलं जाईल. एवढं आम्ही सांगतो, त्याला सुधार केलंच पाहिजे, पण ते धर्माच्या आधारावर केलं पाहिजे, अधर्माच्या नाही. नरेंद्र मोदींनी अधर्माच्या आधारावर केलेलं काम. यानी कांग्रेस नेता नाना पटोले कह रहे हैं कि राम मंदिर को शुद्ध किया जाएगा, शुद्धिकरण की जाएगी। आपको यहां जानना जरूरी है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस पार्टी को भी निमंत्रण मिला था, विपक्षी पार्टियों को भी निमंत्रण दिया गया था। नाना पटोले ने यह भी कहा कि चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था, लेकिन सच्चाई यह है कि श्रृंगेरी और कांची मठ ने बयान जारी कर इसका स्वागत किया था। अब पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की धरती से किस तरह से कांग्रेस पर इसे लेकर निशाना साधा, वो भी आपको सुनवाते हैं। जीवन के उच्चतम आदर्शों, महानतम गुणों और सुंदरतम मूल्यों के महासंगम है। भारत के अस्तित्व का आधार राम से है और भारत के भविष्य का प्रेरणा पुंज भी प्रभु श्री राम है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस पार्टी वाले आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है।